नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। आप सबको बधाई हो, सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। उस विकसित भारत के लिए इतना तो कर सकते हैं कि पेट्रोल 150 रुपए हो जाए, 200 रुपए हो जाए, सिलेंडर 5000 का हो जाए, लेकिन आप भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि आज तक जैसे चैनल जो दिखा रहे हैं वो आपके दिमाग को बदलने के लिए काफी है। हिंदू मुसलमान के फसाद घंटों घंटों चलते हैं गोदी मीडिया में। जब महंगाई विकराल रूप ले रही होती है, जब नौजवान परेशान होता है, तो आप हिंदू मुसलमान के दिमाग में खोए रहें, इसके लिए गोदी मीडिया जिंदाबाद है। अभय दुबे जी से मैंने राजनीतिक हालातों पर, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, किस तरह काकरोच पार्टी के मुखिया भारत आ रहे हैं उन पर बातचीत की है। शानदार बातचीत है। लेके चलता हूं सीधा अभय दुबे जी के पास। आपसे अनुरोध करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं कई सारे अलग अलग मुद्दों पे आज आपसे बात करूंगा, लेकिन आज मुझे एक आईएएस अफसर का फोन आया और मैं बड़ा हैरान हुआ। वो दिल्ली कैडर के आईएएस थे। उन्होंने मुझे किस्सा बताया, तो मैं 2 मिनट का किस्सा है, मैं सुना लूं फिर मुद्दे पे आऊंगा। उन्होंने कहा कि एक जगह एक बहुत बड़ा सैकड़ों एकड़ में एक आदमी का फार्म हाउस था। वो ईश्वरीय रूप था। वहां पे हजारों लाखों करोड़ों घड़ियां लगी हुई थी। तो कोई इसका मित्र क्या, उसने कहा कि इतनी घड़ियां क्यों लगा रखी हैं, सबका समय अलग अलग। बोले नहीं, समय नहीं है, ये पृथ्वी के सारे महत्वपूर्ण लोगों की घड़ियां हैं। जैसे कोई झूठ बोलता है तो घड़ी सुई आगे बढ़ जाती है। बोला अच्छा, एक घड़ी है वो बंद पड़ी है, वो तो हिल ही नहीं रही। बोले वो राजा हरिश्चंद्र की घड़ी है। वो घड़ी आज तक इसलिए नहीं चली क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने कभी झूठ ही नहीं बोला। फिर उसने कहा कि भाई, इसमें हमारे विश्वगुरु की घड़ी नहीं दिख रही है, वो घड़ी कहाँ है? बोले वो घड़ी यहाँ नहीं है। बोले फिर वो घड़ी कहाँ है? बोले वो मैंने अपनी मेज पे लगा ली है, क्योंकि वो टेबल फैन की तरह काम करती थी, इतनी तेजी से चलता है। तो आज मैंने कहा कि मन की बात में छात्रों का मुद्दा नहीं होता, पेपर लीक का मुद्दा नहीं होता, बढ़ती महंगाई का मुद्दा नहीं होता, मंगलयान पर कैसे जाए इसका मुद्दा होता है। गैस के सिलेंडर फिर बहुत तेजी से बढ़ गए और वो मेलोडी टॉफी के से भी काम चल नहीं रहा। ये सिलेंडर लोग ओढ़ें, बिछाएं, उज्ज्वला योजना के फोटो खिंचाएं, उस पर बैठ के डांस करें। क्या मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार विश्वगुरु छोड़ेंगे कहीं जिंदा रहने लायक, या नहीं छोड़ेंगे? क्या लगता है? देखिए, जिस दिन इस देश की सड़कों पर लोग सरकार के विरोध में लंबा लंबा जुलूस निकाल रहे होंगे, नारेबाजी हो रही होगी, धरने प्रदर्शन हो रहे होंगे सारे देश में, और भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हाल इधर उधर घूम रहे होंगे, उस दिन भी नरेंद्र मोदी अपने प्रचार तंत्र के जरिए हैप्पी नैरेटिव चला रहे होंगे। उस दिन भी कह रहे होंगे अमृत काल चल रहा है। उस दिन भी वो कह रहे होंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उस दिन भी वो कह रहे होंगे कि हम बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। उस दिन भी कह रहे होंगे कि भारत इस चीज का हब बन चुका है, भारत उस चीज का हब बन चुका है। जाने कितनी चीजों का हब वो भारत को बना चुके हैं, लेकिन वो हब कहाँ है वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने इस देश में 25 नए एयरपोर्ट बना दिए हैं। भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कितने हम लोगों ने फ्लाईओवर बना दिए हैं। सब जो कभी नहीं कहेंगे वो कि भारत के 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त अनाज दे रहे हैं, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी संकट में है। वो कभी लोगों के सामने खड़े होकर नहीं स्वीकार करेंगे कि इस वक्त हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं हमारे, वो जरा कम हो गए हैं और हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है उनका स्तर बनाए रखने में, क्योंकि उससे हम इंपोर्ट का बिल, जो चीजें आयात करते हैं और खासतौर से तेल आयात करते हैं, पेट्रोल और डीजल आयात करते हैं, कच्चा तेल आयात करते हैं, उसका बिल चुकाना पड़ता है। वो कभी भी नहीं लोगों को बताएंगे। वो कहेंगे नौजवान देश की प्रगति में उत्साहपूर्वक भाग ले रहा है। नौजवान देश की प्रगति में उत्साहपूर्वक भाग ले रहा है। अब वो नौजवान सड़क पर काक्रोच बनकर शिक्षक, जो नौजवान शिक्षक है, उसको जो अपॉइंटमेंट मिला था, वो 8 साल बाद भी जो है उसको नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए सड़क पे वो काक्रोच की बात रेंग रहा है। वो नौजवान, वो कभी नहीं इस बात को स्वीकार करेंगे। पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो अपना हैप्पी नैरेटिव कभी मन की बात के जरिए, कभी भाषण, उन्होंने कभी आज तक स्वीकार किया? आप उनके पिछले 5 साल में दिए गए, वैसे तो 12 साल में दिए गए भाषण भी देखे जा सकते हैं, लेकिन छोड़िए,
वो काफी बड़ा हो जाएगा। पिछले 4-5 साल में दिए गए प्रमुख भाषणों को देख लीजिए, सब भाषण नहीं, प्रमुख भाषण जो महत्वपूर्ण मौकों पर दिए उन्होंने, उनमें आप देख लीजिए हर जगह वो हैप्पी नैरेटिव चलाते हुए दिखते हैं। विपक्ष पे वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि उनका जो स्किल मंत्रालय है उसमें 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, और वो भ्रष्टाचार की रपट जो है वो सीएजी रिपोर्ट में वो पूरा का पूरा दर्ज है। कभी भी नहीं स्वीकारेंगे वो कभी भी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अभी भी जब ये कह रहे हैं कि भाई देश में आर्थिक संकट आ सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो इसलिए आ सकता है क्योंकि कोविड हुआ था और उसके बाद फिर खाड़ी युद्ध हो गया। उसमें उनकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने, आप देखिए ना, आप उनका वो भाषण देखिए जिस दिन संसद में लिख के लाए थे। अभी उन्होंने पिछला भाषण संसद में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने पहली बार लोगों से कहा कि देश जो है वो एक संकट की, देश में संकट आ सकता है और कोविड जैसा संकट आ सकता है। ये तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था। आप उस भाषण को ही देखिए, 20-25 मिनट का, 24 मिनट का वो भाषण था। उस भाषण में भी ज्यादातर समय वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे। हमने तेल का इतना भंडारण कर लिया है, उतना कर लिया, इतना कर लिया। चूंकि उनके साथ कोई जवाब सवाल नहीं हो सकता है, चूंकि उनके दिए हुए आंकड़ों को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, चूंकि वो उपलब्ध नहीं है किसी भी किस्म की जवाबदेही के लिए, किसी भी किस्म की जरह के लिए, किसी भी किस्म की सवाल खानी के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो जो कहते हैं वो कह के निकल जाते हैं। हवा में उनका झूठ तैरता रह जाता है, इसीलिए वो घड़ी जो है वो फैन की तरह चलती रहती है लगातार। जो हैप्पी नैरेटिव है नरेंद्र मोदी का, वही है उनका सतत बोला जाता हुआ झूठ। वो और उनके तमाम सलाहकार, उनकी प्रचार टीम ये लगातार करते रहते हैं, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली, लगातार। जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, शुरू में तो थोड़ा सा उलझन थी, कैसे काम किया जाएगा, इसकी बहुत सारी उनकी अपनी संहिताएं वगैरह तय नहीं थी, वो टटोल रहे थे, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में, इसलिए कई काम जो उन्होंने किए उनको वापस भी उन्हें लेना पड़ा। यहाँ तक कि बाद में किसान आंदोलन के कारण वो 3 कानून भी वापस लेने पड़े। जो भूमि अधिग्रहण के लिए अध्यादेश जारी किए गए थे, वो अध्यादेश भी उन्हें वापस लेने पड़े। इस सब उन्हें करना पड़ा उन्हें। लेकिन जब उनके पैर जम गए, और खास तौर से 2019 के बाद जब उनके पैर जम गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो झूठ बोलने का सिलसिला शुरू किया है और हर किस्म की जवाबदेही की उपेक्षा करने का सिलसिला शुरू किया है, उन्होंने, उनके सलाहकारों ने, उनके मंत्रियों ने, उनकी पार्टी ने, वो अभूतपूर्व है। वो भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण है। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं हुआ जैसा नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आपने एक सुनाया लतीफा घड़ियों वाला, एक मैं आपको सुनाता हूं, उससे आपको ये अंदाजा होगा कि नरेंद्र मोदी इतना झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका झूठ जो है वो पकड़ा क्यों नहीं जाता। यानी वो एक ऐसा झूठ है जो पकड़ गया है फिर भी पकड़ा नहीं जाता है। ऐसा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऊपर थे नेपोलियन बोनापार्ट का देहांत तो बहुत पहले हो गया, तो उन्होंने ईश्वर से कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि यार कुछ दिन मैं पृथ्वी की सैर करने जाना चाहता हूं दोबारा। तो ईश्वर ने उन्हें इजाजत दे दी। तो सबसे पहले उन्होंने देखा दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो अमेरिका में उन्होंने लैंड किया। ट्रंप से मुलाकात की नेपोलियन बोनापार्ट ने, ट्रंप भी बहुत खुश हुए उनसे मिलकर। ट्रंप से पूरी बातचीत करने के बाद नेपोलियन ने कहा कि अगर मुझे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अगर मेरे पास आप जैसी शानदार ताकतवर सेना होती और इतनी जबरदस्त मिलिट्री की टेक्नोलॉजी होती, तो मैं वाटरलू का युद्ध कभी नहीं हारता। वाटरलू का युद्ध हार के ही तो नेपोलियन परास्त हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध कभी नहीं हारता। उसके बाद नेपोलियन इजराइल गए, वहां नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हुई। नेतन्याहू से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा, अगर हमारे पास मोसैड जैसी संस्था होती और ऐसा जासूसों का जाल होता जो आपके पास है, सीक्रेट एजेंटों का, तो मैं कभी वाटरलू का युद्ध नहीं हारता। फिर वो भारत आए और उन्होंने विश्वगुरु से मुलाकात की। विश्वगुरु से मुलाकात करने के बाद उन्होंने विश्वगुरु से ये कहा कि अगर जिस तरह से मीडिया आपने कैप्चर कर रखा था, उस तरह से अगर कर रखा है, इस तरह का मैंने अगर मीडिया कैप्चर कर लिया होता, तो आज तक कोई जान ही नहीं पाता कि मैंने वाटरलू का युद्ध हारा। किसी को पता ही नहीं लग पाता कि मैंने वाटरलू का युद्ध हारा है। ये स्थिति है। इसीलिए मोदी जी से कभी कोई
जवाब सवाल नहीं हो पाता। वो कुछ भी कहते रहे, वो लगातार एक हैप्पी नैरेटिव अपनी तरफ से चलाते रहते हैं। लोग उसको कितना रिसीव कर रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना नहीं विश्वास कर रहे हैं, इससे उन्हें मतलब नहीं है। ये एक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी है संजय जी, ये एक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी। आपके विरोधी कुछ भी कहते रहे, अखबार में कोई भी विश्लेषण छपता रहे, विदेशी संस्थाएं कुछ भी कहती रहे, कोई भी रेटिंग वेटिंग मिलती रहे, कुछ भी मिलती रहे, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि भाई हिंदुस्तान जापानी अर्थव्यवस्था से, नरेंद्र मोदी का दावा है कि जापान की अर्थव्यवस्था से हिंदुस्तान केवल एक कदम पीछे है, हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था। साथ में यह भी एक तथ्य है कि जापान का जो पर प्रति व्यक्ति आमदनी है वो तो करीब $15,000 के बराबर है, और भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी तो $2,500 है। तो मोदी जी ये कभी नहीं कहेंगे, वो लगातार यही कहते रहेंगे कि जापान से हम केवल एक कदम पीछे हैं, जापान से हम केवल एक कदम पीछे हैं। तो उसका जो, और वो जो एक कदम पीछे है वो भी एक मनगढ़ंत और बना बनाया झूठ है, मतलब है। तो ये सब करके वो एक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी है। वो कहते हैं कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, हम अपना काम ये लगातार करते ही रहेंगे। ठीक भी है, और ये तकनीकी अच्छा, काम भी करते हैं। एक और मैं उदाहरण बताएं, उन लोगों ने, उनके आईटी सेल ने वो खबर चलाई, हिंदू वाली खबर, कॉन्कॉक्ट की हिंदू वाली खबर, जिसमें इंदिरा गांधी की 1967 की तस्वीर थी और ये लिखा था कि इंदिरा गांधी ने सोना न खरीदने की अपील की। ये अच्छा, उसके बाद वो ये पोल खुल गई कि वो खबर फर्जी थी। फैक्ट चेक से जरिए हिंदू ने खुद ही उसका खंडन कर दिया। आप क्या जानते हैं, इससे बीजेपी के आईटी सेल को अफसोस हुआ होगा, या उन्होंने सोचा होगा कि हमारी गलती पकड़ गई, कोई शर्मिंदगी हुई होगी उनके अंदर, या उन्होंने एक कप चाय कम पी होगी क्या उन्होंने उस दिन? नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनके जो भक्त, वो जो झूठी खबरें चलाते हैं, उनके 2-3 स्तर होते हैं। एक खबर जो पकड़ जाती है, वो खबर भी उनका जो भक्त मंडल है, उस भक्त मंडल उसका उपभोग कर लेता है तब तक। उसके बाद भी एक खबर आई थी, एक आदमी मानने को तैयार नहीं था कि वो खबर जो है वो झूठी है, वो लगातार उस पर अड़ा हुआ था कि नहीं इंदिरा गांधी ने कहा था। वो कुछ नहीं मानने को तैयार था कि हिंदू ने खुद खंडन कर दिया, कुछ नहीं, वो बार बार दिखा रहा था, ये देखो ये देखो ये देखो, कुछ भी आप तर्क दिए नहीं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका पूरा झूठ पकड़ जाने के बावजूद भी उस झूठ को बार बार कहते और बोलते रहते हैं। ये मामला इस तरह का, ये पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी पकड़े जाने पे, पोल खुल जाने पर भी कम से कम कुछ प्रतिशत तो कामयाब हो ही जाती है। भाई अगर पोल नहीं खुली तो इतना करोड़ लोग विश्वास कर लेंगे, पोल नहीं खुली तो कुछ लाख लोग कर ही लेंगे विश्वास, कर ही लेंगे। बिल्कुल सही बात है, भ्रम में तो रहेंगे, कुछ लोगों को भ्रमित कर देंगे, कुछ लोगों को, कुछ लोग सोचेंगे पता नहीं, दो तरह की सूचनाएं उनके दिमाग में टकराएंगी, परेशान हो जाएंगे, मतलब कुछ भी होगा। लोगों को सत्य से विमुक्त तो कर ही देंगे। अबे जी 6 जून को एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। काकरोच पार्टी के संस्थापक बहादुर नौजवान ने डरता नहीं है सरकार से 6 जून को भारत आ रहे हैं, और दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, युवाओं से अपील की है। क्या लगता है कि ये जो युवा हैं ये केवल इंस्टाग्राम पे 2-3 करोड़ जुड़े हैं, या वाकई में जन अन्ना के आंदोलन की तरह जंतर मंतर पर उस दिन नौजवानों का हुजूम उमड़ेगा, और सरकार क्या करेगी? अभिजीत को उतरते ही गिरफ्तार करेगी, कहेगी ये तो पाकिस्तानी है, ये तो विदेशी एजेंट है, और जाने क्या क्या ये सब करेगी, या फिर प्रदर्शन होने देगी? क्या लगता है? देखिए, अभिजीत दीपके ने पहले ही ये कहा था कि जैसे ही मैं हिंदुस्तान जाऊंगा ये पकड़ के मुझे जेल में डाल देंगे। अगर वो वास्तव में हिंदुस्तान आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो जंतर मंतर तक पहुंच पाएंगे। मैं उनकी बात से सहमत हूं, उन्होंने कहा था मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह ने भी उसको देश को अस्थिरता फैलाने वाली ताकत करार दे दिया है। संघ वाले तो हमेशा 2 तरह के बयान देते हैं, एक बयान तो एक तरफ तो दिया अस्थिरता फैलाने वाली ताकत है, और दूसरा ये भी बयान दे दिया है कि अरे भाई कुछ लोग कहते हैं तो कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब चाहेंगे तो वो उनकी चालाक, एक से एक चालाक लोग हैं ना, उनसे चालाक कौन होगा, जब चाहेंगे उस बयान पे जोर देने लगेंगे। अगर उन्हें लगा कि ये बयान थोड़ा सा ठीक नहीं फिट हो रहा तो अरे हमने तो ये बयान कहा था, जब कहेंगे आपने ये नहीं कहा था तो कहने लगेगा नहीं हमने तो ये कहा था। दोनों बयान उनके मौजूद हैं, जब चाहेंगे दोनों किसी बयान पे जोर देंगे, जब चाहेंगे किस बयान का खंडन, किसी एक बयान के बारे में सुनेंगे ही नहीं, दूसरे बयान पे जोर देंगे, जब दूसरे बयान पे आफत आ जाएगी उसके बारे में सुनना बंद कर देंगे।
तो ये तिकड़म ये लोग लगातार करते हैं। मेरा मानना है कि अभिजीत जीतके को ये लोग किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पे। वो भी बड़ा बहादुर है, तब भी आ रहा है हिंदुस्तान, तब भी प्रदर्शन कर रहा है, बड़ा बहादुर इंसान है। अब देखो अभी तो उन्होंने कहा है, अब देखिए वो आते बहुत दिन नहीं है, आज 1 तारीख है, 6 तारीख में क्या 5 दिन बीच में है, 5 दिन है, 5 से 5 दिन आ जाएंगे वो, देखते हैं क्या होता है। मेरा मानना ये है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा अगर वो आए हिंदुस्तान। आज खबर आई कि शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी बड़े खुश होंगे, कोई फाइलें जल गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि शिक्षा मंत्रालय में आग का पता नहीं, पर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर असली आग भाजपा ने अपने कुकर्मों से लगाई है। भाजपा ने शिक्षा को पेपर लीक माफियाओं के जरिए लूट लिया है। ये व्यापक घोटाले से शुरू हुई और अब सीबीएसई के छात्र भुगत रहे हैं। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्री ने सफाई दी। उनके मंत्रालय ने कहा कि यह आग उनके कार्यालय में नहीं, दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर मंत्रालय परिसर में लगी थी। लेकिन मुद्दा तूल पकड़ता चला गया और लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करते रहे कि शिक्षा मंत्रालय में तो वाकई में आग लगाई जाएगी, क्योंकि सच खुल गया तो धर्मेंद्र प्रधान मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये सरकार पेपर लीक में अगर आग लगा के उन्हें अपने खिलाफ तथ्यों को मिटाना पड़ा तो वो काम भी करेंगे, वो उस काम को भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी काम करेंगे। आज देखिए, आज टीवी पे क्या नीचे खबरें चल रही थी कि सीबीएसई कह रहा है कि अफवाहों पे कान न दें, आधिकारिक वक्तव्य पे भरोसा करें। आधिकारिक वक्तव्य क्या है कि अभी हमारी वेबसाइट जो है वो ठीक नहीं चल रही है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप सोचिए, हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो हिंदुस्तान तो दुनिया की सब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान में इतने ये बात सही भी है कि जो सॉफ्टवेयर आईटी के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में और सॉफ्टवेयर ठीक करने के मामले में दुनिया भर की फर्मों को सॉफ्टवेयर सर्विस देने के मामले में भारतीय कंपनियां बहुत आगे हैं। भारत के इंजीनियर सारी दुनिया में काम करते हैं जाकर। लेकिन भारत का जो सीबीएसई है, मतलब जो है इतने लोगों का करता है, उसकी वेबसाइट ठीक नहीं चल पा रही। अच्छा, और वो तब हालत है जबकि वो विवादों में घिरा हुआ है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोगों से कोई गलती हो जाए तो हम पूरी कोशिश करते हैं, हम और आप जैसे लोग, कि भाई उस गलती को हम दोहराएं नहीं, या हम कुछ ऐसा काम करें इससे गलती हमारी और ना बिगड़े। मतलब आप देखिए ना, जब 2024 में मोदी जी ने गठजोड़ सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, उसके बाद से आज तक, उसी वक्त पेपर लीक हुआ था बहुत जबरदस्त, तब से लेके अब तक निरंतर शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। 2 वर्ष में ये लोग कुछ भी नहीं हासिल कर पाए। प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सीबीएसई की परीक्षाओं तक पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था का ढांचा जो है ना, चरमराया हुआ है। ऐसा लगता है कि भ्रष्ट और अक्षम लोगों ने, भ्रष्ट और अक्षम लोगों ने इस पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। बेइज्जती हो रही है, इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे मीटिंग करते हैं और कहते हैं हम वायुसेना की मदद लेंगे इसमें। मतलब जो भी सुनता है वो हंसने लगता है। हम माथा भी नहीं पीट सकते कैसे लोग हैं, और उसको धर्मेंद्र प्रधान को लज्जा भी नहीं आती कहते हुए। उस मीटिंग से ये निर्णय निकलना कि वायुसेना की मदद लेंगे, या वायुसेना की वो निर्णय जो है वो सरकार, रक्षा मंत्री, वो मोदी जी के हाथ में है, वो जो बताएं। तो ये स्थिति है लोगों की। इन सबके बीच में सिलेंडर ने फिर खुशखबरी दे दी है, रॉकेट की तरह फिर बढ़ गया है। क्या करेंगे आप और हम, और क्या करेंगे गरीब लोग? देखिए, जो बिल्कुल मैं तो इस मामले में मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है। मैं उदारता पूर्वक कह रहा हूं, भारत की 15% आबादी जो है ऊपर की, जिसमें हम और आप जैसे लोग भी शामिल हैं, उस 15% आबादी, जो 15% आबादी है, उस आबादी के ऊपर किसी महंगाई, किसी सिलेंडर की कीमत बढ़ना, किसी गैस का दाम बढ़ना, किसी पेट्रोल का दाम बढ़ना, किसी डीजल का दाम बढ़ना, इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। इसके तुरंत बाद जैसे ही आप 15 से नीचे जाते हैं, वो असर क्रमशः बढ़ता चला जाता है। 15 से नीचे आप जाते हैं तो
जिनकी आमदनी 75,000 रुपये महीने है, 50,000 रुपये महीने है, 60,000 रुपये महीने है, 20,000 रुपये महीने है, 25,000 रुपये महीने है, 10,000 रुपये महीने है। यानी जो लोग मध्य वर्ग के हैं, निम्न मध्य वर्ग के हैं, गरीब लोग हैं, गरीबी की रेखा के ऊपर बैठे हुए हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, ये सारे के सारे लोगों के लिए ये अमृत काल जो है विष काल की तरह आया है। ये अमृत काल नहीं है उनके लिए, विष काल है उनके लिए। अब ये बहुत बड़ी समस्या है लोग। मोदी जी ने पूरे समय, पूरे 12 साल में अर्थव्यवस्था की जो बद इंतजामी की है, ये इसका खामियाजा मोदी जी भी भुगतेंगे राजनीतिक रूप से। अब क्या भुगतेंगे? बुढ़ापा आ गया, 2-3 साल की और राजनीति, अब क्या भुगतेंगे? वो 3 साल और राजनीति, 80 साल के हो जाएंगे। आप नरेंद्र मोदी को व्यक्ति के तौर पर मत देखिए। नरेंद्र मोदी एक प्रोजेक्ट के सीईओ हैं। एक प्रोजेक्ट है हिंदू भारत को, भारतीय समाज को एक खास सांचे में डालने का। ये उस प्रोजेक्ट के सीईओ हैं। उनकी अपनी शैली है कंपनी चलाने की। जो एक कंपनी है, हिंदुत्व को आप एक कंपनी मानिए, मोदी जी उसको चला रहे हैं। उनके पास बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ है, बड़ा जबरदस्त बजट उनको मिला हुआ है। वो एक प्रोजेक्ट के सीईओ हैं। तो मोदी जी की विफलता उस प्रोजेक्ट की विफलता होगी, ये समस्या है। मोदी जी की अगर बदनामी होती है, लोकप्रियता घटती है, तो उस प्रोजेक्ट की लोकप्रियता घटती है। असली समस्या यहाँ पे है। इस तरह से देखना चाहिए इसको। अभी भी भूत है। मैं आज एक साहब के यहाँ गया, बहुत पैसे वाले थे, तो मुझसे बात चलने लगी राजनीति की। बोले मैं अभी स्विट्जरलैंड गया, पहले जाता था बड़ी नाक कटती थी, इस बार गया तो वहां के लोग कहते ओ यू आर द फ्रॉम इंडिया, मोदी इज द ग्रेट लीडर। बोले हमारा सम्मान बढ़ गया। मैंने कहा जैन जी का क्या हाल है नौजवानों का? बोले जैन जी पागल है, कुछ नहीं कर सकते। जैन जी से तो मुझे उम्मीद ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। अभी भी लोग इस ख्याल में हैं, कुछ लोग हैं इस ख्याल में। नहीं, मेरा कहना है, आप समझिए, जो ऊपर का 15% लोगों की मैंने बात कही थी आपसे, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, जो एनआरआई हैं, ये सब, उनमें से कुछ एक हिस्से को छोड़ दिया जाए जो अपनी आंखें खुली रखते हैं, बाकी सब इसी 15% की ऊपरी परत हैं। कोई फर्क नहीं है ना। हम उस 15%, हम और आप जैसे लोग 15% की निचली परत में आते हैं। हमारी आमदनी राशि घटी तो हम तो उसमें आ जाएंगे, नीचे वाले में आ जाएंगे, हम पर महंगाई का असर होने लगेगा। लेकिन ये लोग 15 परत की ऊंची परत में आते हैं। इनके लिए मोदी जी हीरो हैं और रहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 12 साल में इसी 15% लोगों की ही सेवा की है। जब मोदी जी ने 15% लोगों को ही और खुशहाल और उत्तरोत्तर और अमीर बनाया है और ताकतवर बनाया है, तो वो लोग कहेंगे ही मोदी जी पे हमें गर्व है। ठीक बात है, मतलब गर्व की भी सीमा है। आज तक जैसा चला। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कार्यक्रम खत्म होने से पहले, वो पहला व्यक्ति कौन सा था जिसने मंच पे खड़े होकर कहा था कि मोदी जी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं या राजा हो तो ऐसा हो? कौन व्यक्ति था? कोई गरीब आदमी था? कोई बुद्धिजीवी था? कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला टीचर था? कोई पत्रकार था? कौन था वो? इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति था, इसका नाम था अनिल अंबानी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने हिंदुस्तान में मोदी जी को बनाया है और उनको टिकाए रखने का प्रपंच कौन कर रहा है और किसकी मोदी जी सेवा कर रहे हैं। ये लेकिन जैसे मैं अभी देख रहा था, आज तक देख रहा था, अभय जी सोच नहीं सकता था। 1 घंटे तक प्रोग्राम चला कि एक नौजवान की बकरीद पे हत्या कर दी गई। मसला पुलिस बता रही है मोटरसाइकिल को विवाद था, लेकिन इतने बड़े चैनल पे लगभग 1 घंटे शो चल रहा था। एआई के साथ इमेज बनाई रखी थी, एक मुस्लिम जो है वो इमेज में चाकू घोंप रहा है। हिंसा को जब चैनल पे बात करनी चाहिए थी पेपर लीक की, महंगाई की, वो 1 घंटे तक का प्रोग्राम दिखा रहा है। फिर योगी जी के भाषण दिखा रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं और ये हो जाएगा। कितनी नफरत, कितनी हिंसा। देखिए, इन सब मालिकों को पता है, जिन लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और प्रधानमंत्री पद पर टिकाए रखा है, उन सब मालिकों को पता है कि ये भी एक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है कि आप लगातार जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान फेरने के लिए ये सब अपने करते रहें। इतने बड़े समाज में, इतने बड़े हिंदुस्तान में एक इतिहास है सांप्रदायिक टकराव का, उसमें कोई ना कोई इस तरह की मान लो घटनाएं होती रहती हैं। आप एक किसी घटना को पकड़ लीजिए और उसके ऊपर अपना नैरेटिव चलाते रहिए। बड़ा खराब है गोदी मीडिया, इस हद तक नफरत फैला रहा है देश में, कुछ समझ नहीं आता देश कहाँ जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। ठंडे दिमाग से सोचिए देश का क्या हाल हो रहा है। नौजवान, लाखों करोड़ों नौजवान परेशान हैं, नौकरी को परेशान हैं, पेपर लीक पे परेशान हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सिलेंडर फिर महंगा हो गया। नेताओं की अय्याशी कम नहीं हो रही, उनके वेतन भत्ते कम नहीं हो रहे, केवल मार मेरे और आपके जैसे आम मध्यम वर्गीय परिवारों पर, गरीब परिवारों पर पड़ रही है। क्या यही राजनीति है? आज तक पे मैं देख रहा था, 1 घंटे प्रोग्राम चला रहे थे, 2 नौजवानों पे लड़ाई हुई, एक नौजवान ने मोटरसाइकिल विवाद में दूसरे की हत्या कर दी, मारने वाला मुसलमान था तो उसका एनकाउंटर होना तय था। लंबी चौड़ी लिस्ट है जब इस तरह की हत्याएं हुई हैं, लेकिन किसी भी का भी एनकाउंटर नहीं हुआ। वजह मैं पूछूं बताऊंगा तो मुझसे भी मुकदमा हो जाएगा। आप समझदार हैं, समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की लिस्ट निकालिएगा तो आपको एक जाति और समुदाय के नाम सबसे ऊपर नजर आ जाएंगे। क्या यही देश है? क्या इसी विकसित देश की कल्पना की थी? किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं, सिर्फ फसाद पर बात, सिर्फ नफरत पर बात, सिर्फ नफरत नफरत नफरत। थोड़ा दिमाग को बढ़ाइए, क्योंकि ये आपके देश को तबाह कर रही है। मैं बात से सहमत हूँ, मेरी बात से। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा, ये वो चैनल है सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल करता है, इसीलिए देश में बार बार ये चैनल बंद किया जाता है। इस लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।